हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिज़्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। तो ये हमारा 14 चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म एंड मैग्नेटिज़्म। इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें हम जो है मैग्नेटिज़्म के बारे में पढ़ने वाले हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के बारे में स्टडी करेंगे। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का मतलब है ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवाना और मैग्नेटिज़्म से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाने का जो प्रोसेस है इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म कहा जाता है। तो इन दोनों की स्टडी हम करते हैं। ये फिज़िक्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ब्रांच है, तो इसकी स्टडी हम यहाँ पर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। आज के फर्स्ट लेक्चर को इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगी करंट की वजह से, और कुछ पुरानी हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे, किस तरह से मैग्नेट को डिस्कवर किया गया और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट को भी डिस्कस किया गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट वो मटेरियल होता है जो कि दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या फिर उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है एक डिस्टेंस पर। या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। जब भी आपने मैग्नेट देखे होंगे, एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के आसपास ले आया जाता है तो वहाँ पर क्या होती है, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन की फ़ोर्स होती है, या फिर उन दोनों के बीच में रिपल्जन की फ़ोर्स होती है, जो कि एक दूसरे को दूर ले जाते हैं। तो ये मैग्नेट एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं, या फिर दूसरे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पर भी ये फोर्स अप्लाई करते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस उन सब्सटेंस को कहते हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं या फिर रिपेल होते हैं, जैसे कि आयरन, निकल वगैरह, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट या रिपेल होते हैं। अब मैग्नेट अट्रैक्ट क्यों करता है? मैग्नेट, जैसे कि हमारे पास एक चार्ज के पास इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, उसके अंदर दूसरी चार्ज को वो अट्रैक्ट या रिपेल करती है, वैसे ही हमारे पास मैग्नेट के पास एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और ये वो रीजन होता है जिसके अंदर दूसरे मैग्नेट या दूसरे सब्सटेंस पर वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा, और ये रीजन जो है ये उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। तो उसके आसपास जो है एक ये रीजन होगा, और ये इस रीजन पर कोई और अगर मैग्नेट आ गया तो उसके उसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई करता है। तो ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है मैग्नेट के आसपास। अब ये जनरल बातें हो गई मैग्नेट के बारे में। अब हम आते हैं करंट का मैग्नेट के अंदर क्या रोल है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट से कैसे जनरेट होती है, ये हम यहाँ पर अब बात करने वाले हैं। मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हमें पता है कि एक अगर परमानेंट मैग्नेट हमारे पास मौजूद है तो उसके आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड वैसे भी होती है। तो ये इसकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है उसके आसपास। लेकिन करंट के आसपास किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसको डिस्क्राइब किया सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने 1819 में, और उस साइंटिस्ट का नाम था क्रिश्चियन ओरेस्टेड। तो ओरेस्टेड साइंटिस्ट, इन्होंने जो है कोपहेंगेंस, ये हमारे पास कोपेनहेगन, ये क्या है, एक रीजन है, कंट्री है जिससे ये बिलोंग करते थे। इन्होंने क्या किया, ही डिस्कवर्ड दैट when a magnetic needle is brought near the parallel to the current carrying wire, it is deflected from its normal north south position as if the current behaves as a magnet। इन्होंने एक डिस्कवर किया कि जब हम एक मैग्नेटिक कंपास को अगर हम देखें, मैग्नेटिक कंपास के अंदर क्या होता है, वो आपको जो है उसकी जो नीडल होती है, उसकी जो सुई होती है, वो आपको डायरेक्शन बता रही होती है। सपोज ये नीडल है उसकी, और ये आपको डायरेक्शन बता रही होती है, और किस हिसाब से ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से डायरेक्शन आपको बताती है। तो अगर आप इसके आसपास कोई और मैग्नेट ले जाएं तो ये उस मैग्नेट की वजह से, उसकी फील्ड की वजह से ये जो है डिफ्लेक्ट होती है, और ये मूव करती है अपोजिट डायरेक्शन में या उस टूवर्ड डायरेक्शन में। तो ये इस तरह से ये क्या करेगी, इस तरह से मूव करेगी, और आपको पता चल जाएगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस नीडल को अट्रैक्ट कर रही है। तो इसी तरह से अगर इन्होंने क्या किया, अब ये मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होना ये तो नॉर्मल है, लेकिन इन्होंने क्या किया, जब एक करंट कैरिंग वायर इन्होंने पास रखी, एक इनके पास क्या थी, एक वायर थी जिसके अंदर करंट जा रहा था। तो इन्होंने देखा कि ये जो नीडल थी ये डिफ्लेक्ट हो रही थी अपनी पोजीशन से, और दूसरी पोजीशन पे जा रही थी। तो ये क्या हुआ, इन्होंने देखा कि मैग्नेट की तरफ इस नीडल का अट्रैक्ट होना वो तो समझ में आता है, लेकिन करंट की वजह से यहाँ पर क्यों ये अट्रैक्ट हो रही है।
करंट जो है इसको अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, मैग्नेट को करंट अट्रैक्ट कैसे कर सकता है। तो ये इन्हें बात जो है वो समझ में नहीं आई। इन्हें ऐसा लगा कि करंट जो है वो क्या कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे करंट क्या हो, एक मैग्नेट हो। तो ये इन्होंने एक्सपीरियंस किया था 1819 के अंदर, ये इन्होंने डिस्कवर किया। उसके बाद जो है दिस फोर्स वाज एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग फ्लोइंग करंट हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। फिर इन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया कि जो करंट है, जब करंट फ्लो करता है तो उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो है हमारे पास जो नीडल थी वो क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी एक अपनी जगह से। तो इन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दी कि जब भी करंट कोई फ्लो करता है, जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एम्पियर, सर एंड्री मैरी एम्पियर। एंड्री मैरी एम्पियर ये एक्चुअली वही साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पर हमारे पास एम्पियर करंट का यूनिट है। और ये एम्पियर इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1820 में एक और यहाँ पर कुछ बात हमें बताई। ही सजेस्टेड दैट द मैग्नेटिक बॉडी हैव करंट इनसाइड। इन्होंने कहा कि मैग्नेटिक जो भी मैग्नेट है हमारे पास उसके अंदर एक्चुअली करंट है, और एक मैग्नेटिक बॉडी के अंदर करंट इस तरह से है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन कर रहे हैं। आप कोई भी मैग्नेट अगर उठा के देखें तो उसके अंदर एक्चुअली क्या कर रहे होंगे, करंट जो है करंट या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेट के अंदर फ्लो कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास इन्होंने बात बताई। और उसके बाद इन्होंने एक और भी बात बताई कि व्हेन ही ऑब्जर्व टू करंट कैरिंग कंडक्टर। इन्होंने दो करंट कैरिंग कंडक्टर को देखा, जो कि एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे थे। इन्होंने देखा कि दो हमारे पास कंडक्टर हैं, यहाँ पर ये कंडक्टर है और दूसरा यहाँ पर हमारे पास ये दूसरा कंडक्टर है। इन दोनों के अंदर जब करंट फ्लो कर रहा था तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे थे, मतलब एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे थे। मतलब कि ये दोनों क्या कर रहे थे, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे थे ये दोनों कंडक्टर, जब इनमें से करंट फ्लो कर रहा था। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, और उसकी वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये बात जब इन्होंने ऑब्जर्व की तो फिर इन्होंने बोला कि मैग्नेट के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। जो भी मैग्नेट हमारे पास मौजूद है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और उसकी वजह से हमारे पास उनकी फील्ड जनरेट होती है और दूसरे मैग्नेट को वो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। तो ये बात इन्होंने हमें जो है वो समझाई, और जिसकी वजह से हमें ये बात पता चली कि जब भी कोई करंट जो है किसी वायर में से या कहीं से भी करंट अगर फ्लो करेगा तो उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और वो दूसरे मैग्नेट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये बात हमारे पास क्लियर हो गई। अब यहाँ पर सभी बातों की हमारे पास समरी है कि एक्चुअली हम डिस्क्राइब क्या करना चाह रहे हैं, हम बताना क्या चाह रहे हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन चार्जेस एट रेस्ट। अगर दो चार्जेस हमारे पास रेस्ट के अंदर हैं तो उनके बीच में जो फोर्स होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। ये हमें पता है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। जब चार्जेस रेस्ट में होती हैं तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। उसके बाद है व्हेन चार्जेस आर इन मोशन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स आर क्रिएटेड। जब हमारे पास चार्जेस मोशन में होते हैं तो उनके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड तो होती है, और साथ में उनके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फोर्स भी होती है उनके पास। तो जब भी चार्जेस मूव करते हैं तो उनके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड और साथ में उनके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अप्लाई करेंगे और यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स भी वहाँ पर अप्लाई होगी। मूविंग चार्जेस क्रिएट बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मूविंग जब मतलब चार्ज जो है जब मूव करती रहती है, जब चार्ज मूव कर रही है तो उसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी और मैग्नेटिक फील्ड होगी, दोनों फील्ड उसके आसपास पैदा हो जाएंगी। इलेक्ट्रिकल करंट flowing produce only magnetic field because electrical field of the electron is neutralized by field of proton in the conductor। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात हमें बताई जा रही है कि इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है वो जब भी फ़्लो करता है, सपोज़ हमारे पास ये एक कंडक्टर है और इसके अंदर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ़्लो कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल करंट इसके अंदर फ़्लो कर रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रिकल करंट फ़्लो करता है तो करंट के फ़्लो से क्या होता है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और ये इसकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड अब इनकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी इनकी। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होगी,
लेकिन वो इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगी। और कैसे कैंसिल आउट होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगी लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो यहाँ पर मौजूद होंगे प्रोटॉन, क्योंकि ये कंडक्टर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इनकी पॉजिटिव चार्जेस की और नेगेटिव चार्जेस की जो है फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड, वो दोनों की कैंसिल आउट हो जाएगी। प्रोटॉन की फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की फील्ड आपस में दोनों की फील्ड क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। बाकी हमारे पास सिर्फ क्या बचेगी, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड बचेगी। तो हमारे पास जब भी एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करता है, तो उसके आसपास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है और इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होती। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि जब भी करंट फ्लो करता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड होगी तो एक फ़ोर्स भी अप्लाई होगी, जो कि फ़ोर्स क्या होगी, मैग्नेटिक फ़ोर्स। जैसे मैग्नेट एक दूसरे पर अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, वैसे ही कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो करेगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। फोर्स इज़ आल्सो अप्लाइड इन मूविंग अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम एक, अब मिसाल के तौर पे अगर हम परमानेंट मैग्नेट भी रख दें तो इस मैग्नेट की क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई चार्ज जो है वो मूव करें, तो ये चार्ज जब मूव कर रहा होगा तो इस चार्ज पर भी एक फ़ोर्स अप्लाई होगी, क्योंकि ये जब चार्ज मूव करेगा तो इसकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। और ये दोनों क्या होंगे, मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, और मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे तो ये एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो जब भी चार्ज मूव करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज मूव करेगा, यहाँ पर ये सपोज़ मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर अगर चार्ज मूव कर रहा है तो इस चार्ज पर क्या लगेगी, फोर्स अप्लाई होगी। तो अब ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है एक चार्ज पर, जब ये चार्ज मूव कर रही है एक इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर, तो ये फोर्स अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स को कैलकुलेट किया था, वैसे ही हम चाह रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक फ़ोर्स है जो कि एक फ़ील्ड के अंदर, सपोज़ ये फ़ील्ड है, इस फील्ड के अंदर एक हमारे पास चार्ज जब मूव करेगी तो इस चार्ज पर कितनी फ़ोर्स अप्लाई होगी, ये हम अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ये कैलकुलेशन मौजूद है। ये फ़ोर्स जो है ये डिपेंड करती है पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है। सपोज़ यहाँ पर हमारे पास ये क्या जा रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दिख रहा है, इस तरफ से ये मैग्नेटिक फील्ड है। चार्ज ये यहाँ से मूव करेगी जब, तो इस चार्ज का कितनी चार्ज है, ये जितनी ज़्यादा चार्ज होगी मतलब बड़ी चार्ज होगी, और इसका चार्ज की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो बड़ा होगा, तो उस पर फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई होगी। तो इसका मतलब है कि फ़ोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज के। तो जितनी चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उतनी ज़्यादा उस पर फोर्स अप्लाई होगी उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद ये फोर्स जो है वो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से ये चार्ज मूव करेगी इस फील्ड के अंदर, जितनी ज़्यादा स्पीड से ये जाएगी उतनी ज़्यादा इस पर फोर्स अप्लाई होगी। तो मतलब फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। तीसरी बात, यहाँ पर जब ये चार्ज मूव करेगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है। जब ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ज़्यादा होगी और मैग्नेटिक फील्ड की ये वैल्यू जो है ये ज़्यादा होगी, मैग्नीट्यूड इस मैग्नेटिक फील्ड का ज़्यादा होगा, तो हमारे पास फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई होगी। तो इसका मतलब है कि ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पर। तो ये फोर्स हमारे पास ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। जिस फील्ड के अंदर ये चार्ज मूव कर रही है उस फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास फोर्स। तो अब इन तीनों को इक्वेशन को हम मिला के एक नई इक्वेशन यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास बन जाएगी F इज़ इक्वल टू, अब देखें यहाँ पर हम लगाएंगे Q, V और B, ये तीनों वेरिएबल यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन इसके अंदर जो है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगी बल्कि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हमारे पास दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई किए जाते हैं और उसका प्रोडक्ट हमारे पास वेक्टर होता है तो हम लगाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट और इसका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, और यहाँ पर Q जो है ये चार्ज हमारे पास इसके साथ स्केलर है तो ये स्केलर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास होगा F जो है फोर्स होगा वो इक्वल होगा फोर्स इक्वल्स टू QV इंटू B। तो ये हमारे पास पूरे जो है यहाँ पर इक्वेशन बन चुकी है।
अब देखें द फोर्स, अब यहाँ पर हमने फोर्स तो कैलकुलेट कर ली, अब इसका डायरेक्शन देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये बात आपने याद रखनी है कि डायरेक्शन जो होगा फोर्स का वो परपेंडिकुलर होगा किसके, एक तो वेलोसिटी और एक तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर दो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास क्या मौजूद है, डायरेक्शन मौजूद है। चार्ज ये स्केलर है तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, वेलोसिटी और इन दोनों का डायरेक्शन होगा। अब इन दोनों का जो डायरेक्शन होगा उसके परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पर होगी क्या, ये फोर्स। तो सपोज़ यहाँ पर अगर हम सपोज़ कर लें कि हमारे पास ये एक चार्ज है और ये चार्ज मूव कर रही है इस तरह से, एक मिनट, यहाँ पर हम किस तरह से सपोज़ कर सकते हैं, सपोज़ ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस तरह से है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रही है, दूर जा रही है। तो अगर हम यहाँ पर एक चार्ज ले लेते हैं और ये चार्ज हमारे पास इस तरह से होगी कि यहाँ पर जा रही है ये चार्ज, तो वेलोसिटी किस तरफ से है चार्ज की वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो हमारे पास इस तरफ जा रहा है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर। तो अब हमारे पास जो फोर्स होगी वो फोर्स इन दोनों के परपेंडिकुलर मतलब के ऊपर होगी। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर फोर्स क्या लग रही है, ऊपर लग रही है। ये हमारे पास फोर्स का डायरेक्शन होगा कि यहाँ पर ये हमारे पास इस वेलोसिटी से भी परपेंडिकुलर होगी और इससे भी परपेंडिकुलर होगी, जो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये इस वेलोसिटी से भी परपेंडिकुलर होगी और जो बी हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड है इससे भी परपेंडिकुलर होगी। याद रहे ये बी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन है और इस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन को हम जो है मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करते हैं और ये बी से हम इसको शो करते हैं। अब देखें सपोज़ अगर हमारे पास यहाँ पर ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का और ये डायरेक्शन है किसका, वेलोसिटी का, तो फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर होगी, परपेंडिकुलर होगी इसके, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। इसके लिए जो है राइट हैंड पाम रूल भी अप्लाई किया जाता है, जिसके अंदर आप अपने हाथ को जो है वो अप्लाई करते हैं। अब देखें अगर आप हाथ वाला जो है यहाँ पर अप्लाई करें तो ये आपकी जो है हाथ की क्या है, उंगलियाँ हैं, सपोज़ हाथ की उंगलियाँ हैं और ये आपके हाथ का जो है थंब है। तो अगर आप इस तरह से हाथ रखेंगे तो आपने देखना है, आपने अपना राइट हैंड ले लेना है और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उसमें अपनी उंगलियां रख देनी है, मतलब उस डायरेक्शन में ये अपनी उंगलियां जो है उस डायरेक्शन में आपने पुट कर देनी है। सपोज़ ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो आपने अपनी उंगलियां इस तरफ रख दी। उसके बाद आपने राइट हैंड लेना है, देखने राइट हैंड आपने लेना है और वेलोसिटी जिस डायरेक्शन के अंदर है उस डायरेक्शन में अपना आपने थंब रख देना है। तो सपोज़ वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर है और यहाँ पर बी जो है मैग्नेटिक फील्ड वो इस डायरेक्शन के अंदर है। तो अब आप देखेंगे कि आपका जो यहाँ पर ये जो पाम है आपके हाथ की, जो ये पाम है ये किस डायरेक्शन में जा रही होगी, ये सपोज़ यहाँ पर सॉरी ये मिट गया। तो अगर आपकी ये पाम थी ये किस कहाँ पर है, ये हमारे सामने है, तो मतलब इसकी जो है ये अपवर्ड होगी, ये हमारी तरफ होगी, इसकी जो फोर्स होगी ये हमारी तरफ होगी। जबकि यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में अंदर अंदर थी, ये फील्ड इस डायरेक्शन में थी, तो ये हमारे पास अब हमारी तरफ ही होगी ये फोर्स। 3D में यहाँ पर समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, 3 डायमेंशन है इसीलिए हम आपको सही से समझा नहीं पा रहे हैं। अब देखें यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो हम अपवर्ड जो है ये फोर्स अप्लाई होगी। तो ये हमारे पास दूर की डायरेक्शन है, मतलब अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो ये मोबाइल के अंदर की डायरेक्शन है ये वाली, और ये वाली डायरेक्शन जो है इस तरफ वाली है, और ये आपके पास ऊपर वाली डायरेक्शन जो है ये क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो मतलब 3 जो डायमेंशन होते हैं उसमें 2 डायमेंशन अगर कवर हो रहे हैं तो तीसरा डायमेंशन फोर्स का होगा। अब इसमें वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर है, तो फोर्स ऊपर अप्लाई होगी। तो ये हमारे पास डायरेक्शन होता है फोर्स का। F इज इक्वल टू 0 इफ़ द चार्ज इज़ एट रेस्ट। अब देखें हमें पता है कि हमेशा चार्ज जब भी मोशन के अंदर होगी, चार्ज मोशन कर रही होगी तो हमारे पास फोर्स जो है वो अप्लाई होगी। लेकिन अगर चार्ज रेस्ट के अंदर है तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी, फोर्स क्या होगी, ज़ीरो होगी। चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर खड़ी है सिर्फ और चल नहीं रही है, मूव नहीं कर रही है, तो रेस्ट के अंदर है, तो फिर क्या होगा, फोर्स ज़ीरो होगा एंड मूविंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और एक और भी कंडीशन है जिसके अंदर फोर्स क्या होगी, ज़ीरो होगी, अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है
तो अगर ये चार्ज जो है, ये चार्ज भी इसी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वही हमारे पास डायरेक्शन है वेलोसिटी का, जिस वेलोसिटी से ये चार्ज मूव कर रही है। तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो फिर फोर्स ज़ीरो होगी। तो दो कंडीशन में फोर्स जो है ये ज़ीरो होती है, एक तो चार्ज रेस्ट में हो, दूसरा तो वेलोसिटी जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में अगर ये चार्ज मूव करे तो फिर फोर्स क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है, F इज़ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब इसको आप जो है अगर क्रॉस को यहाँ पर हटा दें तो आपके पास ये साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आप साइन थीटा जो है अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर F इज़ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और अगर आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो है फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव करना चाहें तो ये हमारे पास जाएंगे साइड पे डिवाइड करेंगे और साइन थीटा यहाँ पर ये भी जाके डिवाइड करेगा। तो फोर्स को ये सारे वेरिएबल्स डिवाइड करेंगे एक्सेप्ट मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा F अपान क्यू वी साइन थीटा। तो ये बी का फार्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास मौजूद है और इस फार्मूले से आप मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसका अगर आप यूनिट देखें कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, तो यहाँ पर फोर्स का जो है ये न्यूटन है और क्यू का यहाँ पर चार्ज का कूलम्ब है और वी का वेलोसिटी का है मीटर पर सेकंड। तो अब यहाँ पर हमारे पास इनका सभी का यूनिट जब हमने पुट कर दिया तो हमारे पास ये बन जाएगा न्यूटन। और यहाँ पर कूलम पर सेकंड हमारे पास क्या होता है, कूलम पर सेकंड ये हमारे पास होता है एम्पियर, जो कि करंट का है यूनिट, एम्पियर हो गया। और ये हमारे पास न्यूटन पर एम्पियर मीटर हमारे पास ये जो है पूरा यूनिट हो गया है। अब इस यूनिट को हम एक और नाम देते हैं जो कि है टेस्ला। तो टेस्ला एक यूनिट है, एक नाम है जो कि हम यूनिट देते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है टेस्ला जो कि हम यूज़ करते हैं। तो टेस्ला का यूनिट यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। व्हेन द फोर्स ऑन द मूविंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड परपेंडिकुलर टू द फील्ड बी, फोर्स इज़ 1 न्यूटन, द फील्ड इज़ 1 टेस्ला। अब देखें यहाँ पर 1 टेस्ला की वैल्यू हमें डिफ़ाइन की गई है कि 1 टेस्ला कब होगा, 1 टेस्ला कब फील्ड कितनी होगी। तो जब एक कूलम चार्ज हमारे पास मूव कर रही है, when force on moving 1 coulomb पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विद वेलोसिटी, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जो कि 1 कूलम की है और वो 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव कर रही है और उस पर अगर फोर्स लग रही है 1 न्यूटन, तो उसका मतलब है कि फील्ड हमारे पास क्या है, 1 टेस्ला है। मतलब यहाँ पर फोर्स 1 होनी चाहिए और हमारे पास चार्ज 1 कूलम हो और यहाँ पर भी 1 हो, तो ये सभी 1 1 1 मल्टीप्लाई होकर हमारे पास जो है हमें 1 टेस्ला फील्ड देंगे। तो इसका मतलब है कि जब एक चार्ज जो है 1 कूलम चार्ज मूव कर रही हो, 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो और उस पर अगर फोर्स लगे 1 न्यूटन, तो इसका मतलब है वहाँ पर फील्ड कितनी है, 1 टेस्ला है। और याद रहे इनका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द बोथ फील्ड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी और इलेक्ट्रिकल फील्ड के परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन का, इस फील्ड का डायरेक्शन, इस फोर्स का डायरेक्शन। तो ये फर्स्ट वीडियो थी हमारी, जो कि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। होपफुली आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का होगा। तो सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक का नहीं बल्कि हमारे पास इसी चैप्टर का हम नेक्स्ट लेक्चर को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।